हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज फिर से हम एक नया सेशन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपके यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के कुछ प्रैक्टिस पैसेजेस कवर करेंगे और कुछ नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से आपको अलग अलग तरह से मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, कैसे पैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप यहाँ पे नए हैं। और अगर आपको इन सेशंस के पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बताना चाहूँगा। नाउ ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जिसमें आपको सब कुछ मिलता है सी सेट के सब्जेक्ट्स के बारे में, फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सी सेट पार्ट। और ये लकीली दिस बुक इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। तो ये ई बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो, इससे इसके फ़ायदे उठा सकते हो। इसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो चेक आउट द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चलो गाइज, तो सबसे पहले मैंने कल वाले सेशन में आपको एक होमवर्क पैसेज दिया था और मैंने कहा था कि इसके आंसर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। उसने पूछा था कि इस पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? कमजोरी, शरीर में जो कमजोरी होती है, फिजिकल वीकनेस, दैट्स कॉल्ड अनीमिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। क्योंकि वो कमजोर होते हैं, अनीमिया होता है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 से 15% तक कम होती है, मतलब एज कंपेयर टू अदर्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। और इंडिया में टीबी भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और इंडिया को बहुत ज़्यादा वर्क डेज, 170 मिलियन वर्क डेज एक साल में कॉस्ट, मतलब नुकसान होता है टीबी की वजह से। बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लेस एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन आज जो हम प्रोडक्टिविटी लूज कर रहे हैं उसका प्रभाव हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इट्स लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished Indian children perform 2 to 3 times worse than their adequately nourished peers. वो क्या कह रहा है कि साफ क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे मेजर्स पे कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब समझने की, सोचने समझने की क्षमता पे जो माल नरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन हैं दे परफॉर्म 2 to 3 times, 2 से 3 गुना वो खराब परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू देयर नरिश्ड पीयर्स। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। वी हैव द यंगेस्ट कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इट इज गोइंग टू गेट बेटर। दैट इज वाई वी आर सीइंग द सडन ग्रोथ रेट्स इन आर इकोनॉमी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो वही कह रहे हैं कि फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, this poses a significant challenge and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. मैं वही कहता हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखोगे तो वी हैव द हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं इस पैसेज में कि अगर एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन अगर ये माल नरिश्ड होंगे, ठीक है, नरिशमेंट नहीं होगा, अनीमिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, या उनकी अगर जो मतलब व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, अगर उनकी बॉडी और माइंड सही डेवलप नहीं होंगे तो दिस विल कॉस्ट इंडिया number of countless hours of manpower as well as the potential that we could have used for better jobs. तो कह रहे हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए हमें अगर हमें अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। नो, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है कहीं पे भी। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। कि स्किल को डेवलप करो, ये ज़रूरी है। यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही थी यार। नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। क्या सिर्फ जो काम करने वाले हैं, लेबर है, उसी के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए? ये एक्सट्रीम ऑप्शन आएगा। इज ओनली दिख रहा है आपको? ये शुरू से एलिमिनेट कर दिया करो इन ऑप्शंस को, एंड you're left with your answer. For rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. कि लोगों की, सभी लोगों की, सिर्फ किसी पर्टिकुलर वर्क की नहीं, सभी लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए इफ़ वी वांट टू
असर्टन द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज इन्वाइज्ड बाय अस। तो हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अचीव करनी है तो हमें लोगों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी लूज होती है, हमारी जो मैन आवर्स हैं वो कम होते हैं, लोग बीमार होते हैं, तो कॉस्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। चलो गाइज, आज कुछ नए पैसेजेस करेंगे। तो पहले उसने पूछा है कि इन्फ्रेंस क्या, लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस क्या है, क्या है इस पैसेज में से जो हम ढूंढ सकते हैं। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन, मतलब 160 करोड़ थी 1990s में, ठीक है। अब इंडिया की 1.4 बिलियन हो चुकी है। सो ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990 एंड टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन। इतनी जल्दी ग्रो कर चुके हैं एंड ग्रोइंग, और भी ग्रो कर रही है। Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100। तो इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ने वाली है इन द नियर फ्यूचर। नाउ अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture। वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप की अगर बात करें तो जहाँ पे सिर्फ 3 से 4% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडिया में 47, मतलब लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, it is expected that around 2030 when India overtakes China as the world's most populous country, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture। वो क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन सॉरी पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो कर रही है वर्ल्ड में, और अब फिर उस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई दुनिया में जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ 3 से 4%, 100 में से 3 से 4 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वहाँ इंडिया में लगभग 47%, और आगे चल के वो 42% तक भी, चाहे कितनी पॉपुलेशन क्यों ना बढ़ जाए, 42%, तो भी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर इंडिया को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कहने का चाह रहा है, तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये उसका तात्पर्य है, ये बात कहने का, ये इन्फ्रेंस है इस बात का। देखो आपको कुछ बोलता हूँ, उसके पीछे की जो बात है, कहने वाली जो बात है, वो आपको ढूंढनी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया, यस। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, यस। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक दो, नहीं। India's farming communities should switch over to other occupations to improve their economic conditions। कि इकोनॉमिक कंडीशंस की कहीं बात नहीं हुई है यहाँ पे कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से फार्मर्स को फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए, नहीं। ए और बी में थोड़ा आपको देख सकते थे कि बी क्या कह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। ये सच नहीं है, इंडिया की एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है जीडीपी में, लेकिन इतने ज़्यादा लोग जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो एक बड़ा चैलेंज है कि अगर आगे चल के भी इतनी डिपेंडेंस रही और प्रोडक्टिविटी इतनी ही लो रही तो हमें मतलब इकोनॉमी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से, वो कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें ये देखना है कि लोगों की जो डिपेंडेंस है वो सही सेक्टर में रहे। तो उसने क्या ऑप्शन दिया है, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। के जब इतने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़रूरी है। उसने बोला सर्विस सेक्टर चाहे अच्छा कर ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहे पिकअप कर जाए, लेकिन तब भी 42% लोग तभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रिडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। तो अभी इसलिए इसका क्या कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर की जो प्रॉस्पेरिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इस नेक्स्ट पैसेज पे पढ़ते हैं। फिर से हमें कॉरोलरी पूछी गई है। इन्फ्रेंस और कॉरोलरी सेम चीज़ होती है, देयर इज नो एज सच देयर इज नो डिफरेंस है। तो अब देखते हैं गाइस, वही चीज़ हमें ढूंढनी है कि एक लॉजिकल इन्फ्रेंस, एक लॉजिकल बात जो पैसेज में से हम ढूंढ सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सॉरी पहले पैसेज पढ़ते हैं। मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो यू नो जर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं, उनसे जो खाने में जो बीमारियां होती हैं उनका अभी हमें पता नहीं है। ये कह रहा है वो कि मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन। फूड कंटामिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। कि भाई जो खाने की कंटामिनेशन है वो कहीं भी हो सकती है भाई, चाहे वो खेतों में हो,
चाहे वो आपके घर पे जब पहुंचे चाहे वो तब खराब हो, तो बहुत जगह पे उसका खराब होना मतलब उसके बहुत चांसेस होते हैं, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। Since most cases of food poisoning go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown। कि ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग के जो केसेस हैं वो कोई रजिस्टर नहीं कराता है, कोई एडमिट नहीं होता, दवाई ली 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्या है, तो कोई इसका ट्रैक नहीं कर सकते कि फूड बॉर्न इलनेस के रीजंस क्या हैं या कितनी एक्सटेंट है उसकी, वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। Improvements in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace। वो क्या कह रहे हैं, देखो, हालांकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ने थोड़ा बहुत पब्लिक अवेयरनेस ज़रूर लेके आई है, वो चीज़ कि खाना ख़राब हो सकता है, इसको ऐसे रखो, फ्रिज में रखो, ये करके रखो, तो वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से जिस रैपिड ग्लोबलाइजेशन से फूड प्रोडक्शन हुई है, उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, कि मतलब कि कहाँ से उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। देखो, अगर मैं 10 तरह का खाना खा रहा हूँ तो मेरे को 10 चांसेस हैं बीमार होने के, लेकिन अगर मैं एक अपने भरोसे वाले सोर्स का खाना खाता हूँ तो मुझे पता है कि यार चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम होंगे। तो वो कह रहे हैं जितने ज़्यादा फूड प्रोडक्शन रैपिडली ग्लोबलाइज हुई है, उतने ही ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ गए हैं कि लोगों को मतलब फूड बॉर्न इलनेस लोगों को हो। तो उसने आखिर में क्या बोला, वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स, सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO, कि भाई दुनिया हमारी प्लेट में रखी है, ठीक है। इटालिया का पिज्ज़ा, इटली का पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, यहाँ पे चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल फूड खा रहे हैं, अपनी डिशेज खा रहे हैं, और ये नहीं पता बीमारी हो कहाँ से रही है। तो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि हमें उसको ट्रैक करना ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा मतलब सोर्सेज हैं खाने के, फूड प्रोसेसिंग के, उतनी ही ज़्यादा बीमारी के चांसेस हैं। तो क्या कॉरलरी है, अब देखते हैं गाइस। विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क्स, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतने ज़्यादा रिस्क होंगे। फूड प्रोसेसिंग इज़ द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस, कि फूड प्रोसेसिंग से सारी बीमारियां होती हैं, नहीं। उसने बोला कि आप नहीं बता सकते कहाँ फार्म पे वो कंटामिनेट हुआ है या प्रोसेसिंग में हुआ है या घर पे आके हुआ है, तो ये तो गलत बात है, और ये वैसे भी एक्सट्रीम ऑप्शन है, देख लो, कि सारी बीमारियों की जड़ फूड प्रोसेसिंग है, नहीं। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली, कि सिर्फ हम लोकली जो फूड प्रोड्यूस होता है उस पर डिपेंड करना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन है, कि नहीं यार, ऐसे भी नहीं कह रहा कि जो घर के पास बने खाना लोकल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को खाओ, तो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसको बोला है कि ट्रैक करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, के ग्लोबलाइजेशन फूड प्रोडक्शन में नहीं होनी चाहिए। नहीं गाइस, जो सही आंसर है यहाँ पे वो क्या है, विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क, से जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे फूड के, जितने ज़्यादा आप अलग अलग तरह के खाना आपके पास परोसा जाएगा, उतने ज़्यादा रिस्क आएंगे आप, क्योंकि कौन सा खाना कब कहाँ पैक हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, कैसे बना है, यू नेवर नो, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोरिलेट, देखो ये जो था ना ऑप्शन सी और डी गलत क्यों है, सी एक्सट्रीम था, बी एक्सट्रीम था, जो डी था वो क्यों गलत है, क्योंकि देखो वो ये मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, कि भाई फूड प्रोडक्शन की ग्लोबलाइजेशन को रोका जाना चाहिए, ये एक अजम्पशन है, ये मैं एक आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि भाई आगे ये करना चाहिए। लेकिन इन्फ्रेंस एक कॉरलरी क्या होती है, एक लॉजिकल फैक्ट जो पैसेज से आप ढूंढ सक रहे हो, जो पैसेज में गिवन है, तो मुझे वो चीज़ ढूंढनी थी, और वो था कि भाई जितना ज़्यादा आपके पास खाने के सोर्सेज होंगे उतने ही ज़्यादा आपके रिस्क बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है इन पैसेजेस में, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज करते हैं। अब हमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, 3 अजम्पशन दिया, और हमें ढूंढना कौन सी अजम्पशन सही है, कौन सी अजम्पशन गलत है। तो पढ़ते हैं। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट्स, कि भाई जितने भी हम कदम उठाएं क्लाइमेट चेंज के लिए, उन सब में पैसे लगते हैं, उसमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट्स। फंडिंग इज वाइटल in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects, कि भाई इंडिया जैसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फंडिंग हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे या उससे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मनी इज द कॉन्स्टेंट, ये कहना चाह रहा है वो अभी तक। द प्रॉब्लम इज मोर सिवियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, विच वुड बी वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज गिवन इट्स नीड टू फाइनेंस डेवलपमेंट, कि क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी डेवलपमेंट पे पैसा लगाना पड़ रहा है। हमें डेवलपमेंट, हम डेवलपिंग कंट्री, तो हम डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हमें डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ रहा है, इसलिए हम क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे। मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज रियल थ्रेट एंड आर स्ट्राइविंग टू एड्रेस इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो क्लाइमेट चेंज की इस थ्रेट को एड्रेस कर पाएँ इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। जितना उनके पास पैसा है उसी बेसिस पे
कोशिश कर रही हैं कंट्रीज कि उसको कोशिश मतलब उस पर ट्राई करें उनको स्टेप्स और मेजर्स लेने की, लेकिन पैसा एट द एंड ऑफ द डे इज द अल्टीमेट कॉस्ट, अल्टीमेट इनपुट दैट वी हैव टू मतलब क्रिएट। तो क्या असम्पशन दिए हैं उसने, अब देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज कोई चैलेंज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का नहीं है। क्लाइमेट चेंज सभी कंट्रीज में है। जिनके पास पैसे हैं वो उनके लिए कर पा रहे हैं, जिन मतलब थोड़ी मेहनत कर पा रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए मुश्किलें हैं। तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। यस, कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू है। उसने बोला ना कि इट इज़ वाइटल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड implement adaptation in your project. So it is a complex project which has to be taken, and also it is also a development issue for many countries. कि डेवलपमेंट का भी इशू है कि डेवलपमेंट में जैसे उसने बोला ना, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें या क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करें। तो ये ऑप्शन 2 ठीक था। अब 1 वाले ऑप्शन जहाँ जहाँ ना उनको एलिमिनेट कर दो पहले तो गाइज। ये देखो ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए। 2 बचे अपने पास, बी या सी। अब देखते हैं एक बार थर्ड ऑप्शन, थर्ड असम्पशन, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू अनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर अडेप्टिव कैपेसिटी। कि ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे फाइनेंस करने के ताकि वो अपनी अडेप्टिव कैपेसिटी को, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो वो अपनी अडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकें। ये उसने एक पैसेज में मेंशन भी किया कि करना पड़ेगा। फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर टू कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अडेप्टेशन प्रोग्राम। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 वर करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज किया करो, लॉजिकल अप्रोच लिया करो, तब आप ये पैसेज को सॉल्व कर पाओगे ऑर्गेनिकली। ठीक है, चलो गाइस एक और पैसेज करते हैं आज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। के पैसेज की मतलब क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है जो पैसेज में उसने डिस्कस किया है उसका। तो वो डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग। उसने बोला यार साइंटिफिक नॉलेज के अपने खुद के अपने खतरे हैं, उनके खुद के डेंजर्स हैं। मतलब अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर साइंस से टेक्नोलॉजी आती है तो साइंस से एटम बॉम्ब भी आता है। तो क्या करें, साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर्स बट सो हैज़ एवरी ग्रेट थिंग। लेकिन वो तो हर बड़ी चीज़ के साथ खतरे होते ही हैं। बिजली है, बिजली के साथ खतरे तो हैं यार, राइट। अब आपको घर में बिजली चाहिए लेकिन करंट लगने का डर तो है, राइट। तो हर चीज़ के साथ आपको, अब देखो पेट्रोल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट सिंपल, पेट्रोल है उससे गाड़ियाँ चलती है तो ज़रूरी है, लेकिन पेट्रोल से आग भी लगती है। तो हर चीज़ के नुकसान हैं, लेकिन वो तो हर चीज़ के ही होते हैं। ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स विद विच इट थ्रेटन्स द प्रेजेंट, के जहाँ तक साइंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ उसके साथ खतरे हैं, उससे ज़्यादा इट ओपन्स अप एज नथिंग एल्स कैन द विजन ऑफ ए पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। कि भाई साइंस के साथ खतरे ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसको समझें ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स, अगर हम उसका आगे बढ़ के देखें कि तो साइंस वो रास्ते खोलती है इंसान के लिए जो और कोई चीज़ नहीं खोल सकती। द विजन ऑफ अ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड, के एक खुशहाल दुनिया हम देख पाएँ। अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, जिसमें गरीबी ना हो, विदाउट वॉर, लड़ाई ना हो, विद लिटिल इलनेस, जहाँ पे बीमारी बहुत कम हो। ऐसी दुनिया सिर्फ पॉसिबल किसकी वजह से है? साइंस की वजह से। साइंस वट एवर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इट मे हैव बाय द वे इज इन इट्स वेरी नेचर अ लिबरेटर, के आज़ाद करने वाला एक टूल है साइंस के। बेशक खतरे बहुत हैं इसके साथ, लेकिन ये आपको आज़ादी देता है जीने की, सुख सुविधाओं की और खुशहाली की, प्रोस्पेरिटी की। तो क्या इंप्लीकेशन दिया है उसने? उसने क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज? अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, के साइंस की ड्रीम है, साइंस का मतलब एम है, ड्रीम है कि अच्छे खुशहाल दुनिया हो, जो उसने कहा भी है पैसेज में। यस, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। कि साइंस ही अकेला खतरा है? नहीं, उसने बोला और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खतरा तो हर चीज़ के साथ है, पैसे के साथ खतरा है, ट्रेड में खतरा है। तो साइंस तो मतलब हर चीज़ के साथ खतरा है। लेकिन ये एक्सट्रीम ऑप्शन है इसके, सिर्फ साइंस ही एक मतलब खुशहाल दुनिया दे सकती है और साइंस ही एक खतरा है, नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने। नेक्स्ट, अ हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, के खुशहाल दुनिया साइंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है दुनिया। ऐसा नहीं है कि देखो ये फिर एक्सट्रीम ऑप्शन है कि साइंस के बिना खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले भी लोग रहते थे बिना साइंस के भी। ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि वो खुश नहीं थे। एंड अ हैप्पी वर्ल्ड इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, के ये तो बिल्कुल ही वो हो गया कि यार खुशहाल दुनिया हो ही नहीं सकती, कि चाहे साइंस हो चाहे ना हो, खुश तो दुनिया रह ही नहीं सकती। ये नहीं कह रहा, वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई साइंस चाहे कितना भी खतरा हो उसके साथ, लेकिन साइंस का एक्चुअल एम क्या है? एक खुशहाल दुनिया बनाना। सो अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। ये है आपका सही आंसर यहाँ पे।
ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को, इररेलेवेंट या इनकोहेरेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो और अपने सही आंसर तक पहुंचते चलो। यही सही स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करने की। तो चलो गाइज, आज मैं फिर आपको एक होमवर्क पैसेज दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क पैसेज है। नेक्स्ट वीक जब मैं क्लास लूंगा तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर दूंगा। तो आपको सब क्या करना है, इस पैसेज के मुझे जो भी आंसर आपको लगता है, ठीक है, आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। एंड लेट्स सी कि आप ठीक जा रहे हो या कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इससे आपको प्रैक्टिस या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो डू शेयर योर इनपुट विद मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये पैसेज और आपको सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो पहले उसने क्या बोला, द ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज, कि वो क्या कह रहे हैं कि क्यों चाहता है ऑथर कि इंडिया अपनी कुछ पास्ट बॉन्ड से अपना नाता तोड़ दे। तो ऑप्शन पैसेज पढ़ते हैं। ये शायद किसी की पर्सनल वो है, शायद पर्सनल डायरी में से कुछ वो है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो पढ़ते हैं। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and contain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. वो क्या कह रहा है, ऑथर क्या कह रहा है कि भाई देखो, हालांकि मैं अपने आप को ज़्यादातर जो पास्ट ट्रेडिशन है, कस्टमरी रीति रिवाज है, उससे अलग कर चुका हूँ, मैं उनका खंडन कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी ऐसे ट्रेडिशन से अलग हो जाए, ऐसे बॉन्ड्स को तोड़े जिसकी वजह से इंडिया में डिवीजन होता है या बहुत लोगों की प्रताड़ना होती है, सप्रेशन होता है, और फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को रोका जाता है एंड द स्पिरिट। ठीक है, हालांकि वो क्या कह रहे हैं कि हालांकि ये सब मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपने देश से बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना चाहता। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। मैं एकदम से बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि भाई मैं तो जानते नहीं भारत क्या है, मैं मेरे को नहीं पता मेरे हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आर्स। वो क्या कह रहे हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ जो हमें हमारे पूर्वजों से जो हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इनहेरिटेंस हमें मिली है, आई एम प्राउड ऑफ दैट एंड इज आर्स, और वो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं ये सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं भी, आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम अ लिंक इन दैट अनब्रोकन चेन, और मैं भी एक उस लिंक हूँ उस चेन का, जो इनहेरिटेंस मुझे अपने पूर्वजों से मिले वो मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड करके आगे नेक्स्ट जनरेशन को देनी पड़ेगी। तो आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम अ लिंक इन दैट अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। जब से इंडिया में हिस्ट्री शुरू हुई है, जैसे लोगों की हमारा हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, जब से वो चली है तब से मैं प्राउडली उससे एसोसिएटेड हूँ। मैं उसमें चीन का एक लिंक हूँ। हालांकि वो क्या कहना चाह रहे, देखो खराब चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, खराब चीज़ों को रोक देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हिस्ट्री से अपने बॉन्ड्स को तोड़ दो कि मैं नहीं पढ़ूंगा हिस्ट्री के, इंडिया तो मेरा है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज यू आर ऑल्सो, यू शुड बी प्राउड ऑफ वट योर इनहेरिटेंसेज, वट योर एंसेस्टर्स डिड फॉर यू, राइट। तो ये कहना चाह रहा है। तो क्या करें कि ऑथर चाहता है, ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ पास्ट, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपको मुझे आंसर बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखते हैं गाइज आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और गाइज एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आई होप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली होगी अपनी। अगर आपने सी सेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं तो वी हैव लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ओनली सी सेट पार्ट। ठीक है, और सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिफाइंग सेक्शन है इस पेपर का। ये रह गया, आप पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। तो डोंट लेट दिस गो टू वेस्ट। तो हमारे पास जिस कोर्स है इसमें हम आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डाउनलोडेबल पीडीएफ्स। फिर टेस्ट सीरीज है साथ में जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं जिसमें फैकल्टी मेंबर्स आपके लाइव 1-on-1 आपके डाउट्स लेते हैं, और लाइव रिविजन क्लासेस होती हैं जिसमें हम आपको रिवाइज कराते हैं आपकी प्रिपरेशन एग्जाम से पहले। ठीक है, तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और इस पर स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको ये बहुत मतलब कॉस्ट इफेक्टिव आपको इस टाइम पे ये मिल सकता है। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक आउट द लिंक, गो चेक आउट द कोर्स एंड मेक योर डिसीजन राइट नाउ टुडे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी हाई टाइम एंड आई थिंक you should have, you must start working in the right direction. So having said that guys, thank you for this week, thank you for the for the receptiveness, for the for all the you know
for all the important time that you spend with us. So I hope we are able to serve you well. We are able to live up to expectations. अगर आपको कोई doubt रह जाता है, you can always call us on this number during the office hours. That is 8146207241. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. ठीक है, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें इस पे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो अगर आपने कुछ पूछना है तो, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो गाइज, आई विश यू ऑल द सक्सेस in your endeavors ahead, my dear aspirants. Pull up your socks, pull up your sleeves, start working in the right direction, and I'm sure you'll do very well in the long run. So keep up the good work, guys. Stay safe, stay healthy. I'll see you again next week with more such sessions. Till then, happy learning to all of you. Take care. Bye bye.